बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक जो स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे डेट इज़ अबाउट सेक्शन 7E। आपकी स्क्रीन पे अभी ये सेक्शन मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट की 2022 पे एक न्यू इंसर्शन है। हम कुछ इम्पोर्टेंट कह लें कि कंसिडरेशंस जो 7E के मुतालिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम जो इनकम टैक्स में जो बड़े हॉट टॉपिक्स हैं उनमें से एक सेक्शन 7E की डिस्कशन है। ये सेक्शन 7E इस टाइम हॉट टॉपिक कहा जा सकता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और काफ़ी लोग जो कि इसकी वजह से हिट है वो एडवाइस भी आपसे इसी ही की मांगते हैं कि इसके मुतालिक जो है वो हमें टैक्स की एडवाइस दें। तो पहले थोड़ी सी बात बैकग्राउंड के हवाले से। तो बैकग्राउंड सबसे पहले तो बेहतर यही होगा कि सेक्शन को देख लिया जाए। तो सेक्शन 7E क्या है? ये एक डीम्ड इनकम का तस्वर पेश किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और ये कहा गया है कि कोई भी रेजिडेंट पर्सन जिसके पास जो है वो एक खास अमाउंट जैसे कि 25 मिलियन इसके अंदर मेंशन की गई है, अगर उसके पास वो और उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं इस वैल्यू से ज़्यादा की, तो उस बंदे को डीम्ड इनकम कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले तो। अब डीम्ड इनकम है फेयर मार्केट वैल्यू का 5%, और उसके ऊपर फिर टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा 20% के हिसाब से। यानी सबसेक्शन 2 कहती है कि 5% आपने डीम्ड इनकम उसकी लेनी है। प्रॉपर्टीज, कैपिटल एसेट्स जो उसके पास मौजूद है उसको पहले फेयर मार्केट वैल्यू पे लेकर जाना है। फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेंगे तो डीम्ड इनकम आएगा, उस डीम्ड इनकम के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब ये तो एक बात समझ आई है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा इसकी फर्दर कंसिडरेशन से पहले कि कौन से एसेट्स इसकी डोमेन में आते हैं। इसी सेक्शन के अंदर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की गई है। यानी बताया गया है कि सेक्शन 7E के तहत किन एसेट्स के ऊपर जो है वो टैक्स डीम्ड इनकम कैलकुलेट होगी। कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो अगर आप लोगों को याद हो तो वो सेक्शन 37 के अंदर भी की गई है। तो हम उसका मुवाजना भी करेंगे। तो पहले सेक्शन 7E की जो डेफिनेशन है इसको देख लेते हैं। A capital asset means property of any kind held by a person, whether or not connected with the business। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की जो कि किसी बंदे के पास मौजूद हो, हेल्ड बाय ए पर्सन। अब यहाँ पे वर्ड ऑनरशिप नहीं आया, यहाँ पे वर्ड वर्ड हेल्ड आया है। अब हेल्ड को अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो इसके अंदर ऑनरशिप भी है, पोसेशन भी है। अगर ऑनरशिप है जाहिर बात है कि उसके पास पोसेशन भी होगी, लेकिन ये हो सकता है कि ऑनरशिप अभी तक यानी रजिस्ट्री उसने ना करवाई हो लेकिन उसके पास पोसेशन हो, तो वो भी हेल्ड में आएगा। हाँ वो बिजनेस के साथ कनेक्ट हो एसेट, हाँ वो बिजनेस के साथ कनेक्ट ना हो, लेकिन जो दर्ज झैल नीचे एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, जिनमें स्टॉक इन ट्रेड है, बिजनेस के साथ शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं। ये चीजें जो है ये शामिल नहीं है। लेकिन फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाले तीनों में जो मूवेबल एसेट्स का जिक्र है, मूवेबल और इमूवेबल में फर्क ये है कि इमूवेबल जो है ना वो अटैच होते हैं, अटैच टू द लैंड। तो ऊपर वाले तीन वो तो कैपिटल एसेट में नहीं है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई मूवेबल एसेट है तो वो फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। अब वो कौन से बचते हैं? हो सकता है कि आपके पास कोई प्रीशियस आइटम हो, कि ज्वेलरी हो, व्हीकल हो, कोई और पर्सनल आइटम हो, तो वो फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा।
फार्म हाउस को डेफिनेशन में से टू द एक्सटेंट निकाला भी गया है। इसमें ये कहा गया है कि बट डज नॉट इंक्लूड फार्म हाउस, जो कि यानी वो फार्म हाउस means a house constructed on a total minimum area of 2000 square yards with a minimum covered area of 5000 square feet used as a single dwelling unit or with or without an annex, provided that where there are more than one dwelling units in a compound and the average area of the compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farmhouse। अब मैंने जैसे भी आपको कहा कि फार्म हाउस टू द एक्सटेंट इसके अंदर शामिल है, तो वो क्या है कि वो फार्म हाउस जिसका टोटल मिनिमम जो एरिया है वो 2000 स्क्वायर यार्ड हो और उसका कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट हो, तो वो जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और जो इससे नीचे वाला होगा, यानी इसे यानी मिनिमम जो इस थ्रेशोल्ड को टच करेगा वो शामिल हो जाएगा, और जो इस थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे रहेगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप सेक्शन 7E के अंदर आए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की बात की गई है। वहां पे ये कहा गया है कि सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द पर्सन। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो बंदा एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहा है, वो एक्सक्लूड है सेक्शन 7E के अंदर, एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस। लेकिन फार्म हाउस जो कि नीचे जिसकी डेफिनेशन अलहदा से दी गई है वो शामिल है, उसमें सेक्शन 7E अप्लाई होती है। अब वो फार्म हाउस कौन सा है, उसके अंदर फिर वो क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बता दिया है कि वो कह रहे हैं कि वो फार्म हाउस का मतलब है कि जिसका 2000 स्क्वायर यार्ड मिनिमम हो और 5000 स्क्वायर फीट जो है उसकी कंस्ट्रक्टेड हो। तो फिर वो जो है वो इसके अंदर आएगा। तो अब इसके अंदर जो अहम सवालात हैं उनको उठा लेते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल इसके अंदर बनता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रेजिडेंट बंदे ने ये सेक्शन 7E के तहत जो टैक्स है वो देना है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर ये नहीं है। फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि हेल्ड, अगर आप यहाँ पे देखें, वो एसेट जो कि हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, जो आपके 30 जून 2022 को जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं उस तारीख को जो एसेट्स आपने खरीद लिए, साल के किसी भी हिस्से में वो खरीदे हो लेकिन एंड पे आपके पास मौजूद थे, उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। और अगर आपने उस वक्त से पहले 29 या 30 जून तक किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो इस सेक्शन से बाहर निकल जाएगा। और वो एसेट्स जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं उन्हीं के ऊपर ये सिर्फ लगेगा। फॉरेन एसेट्स की एक स्टेटमेंट भी फाइल होती है अंदर सेक्शन 116A, तो वो फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉरेन एसेट्स के ऊपर ये नहीं है। रेजिडेंट बंदा, इसका स्कोप क्या है, रेजिडेंट बंदा और रेजिडेंट बंदे के पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल एसेट्स हैं और वो कैपिटल एसेट्स जो कि हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, उसके ऊपर ये लगेगा। और ये जो नीचे आ रहे हैं अब ABCD, ये एक्सक्लूडेड है, इसके ऊपर जो है वो डीम्ड इनकम और ये कैपिटल एसेट्स और ये कंपटीशन सारी नहीं होगी। इनमें से एक की वैसे एक्सक्लूजन है, वन कैपिटल एसेट जो भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर जो निकाला जा सकता है, फिर वो एसेट जिसके अंदर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपके NTN के ऊपर है और आप एक्टिव टैक्स पेयर भी हैं, तो वो भी निकल जाएगा। अच्छा, बाकी फिर D के अंदर कुछ सब एक्सक्लूजन्स हैं। उसमें यही है कि शुहदा की फैमिलीज और उनको जो है वो एक्स सर्विसमैन, इनको जो है वो खास दी गई है। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं और उनके उनके फिर आगे जो डिपेंडेंट्स हैं उन एम्प्लॉइज के, उनको एक्सक्लूजन्स में डाला गया है। ई जो एक्सक्लूजन है वो ये है कि अगर तो आप रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है और उसके ऊपर आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो सेक्शन 7E फिर डबल नहीं आपने करना, तो वहां पे फिर टैक्स नहीं, इधर ये नहीं कंपटीशन होगी। नया कोई एसेट खरीदा है और उसके ऊपर 236K पे किया है तो भी ये नहीं होगा। और उसके बाद G के अंदर वो ये है कि कोई भी ये सारे एसेट्स एक्सक्लूड करने के बाद जितने भी एसेट्स हैं वो जो बचेंगे उनके ऊपर ये है कि 25 मिलियन की थ्रेशोल्ड अप्लाई होगी। अगर वो 25 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो फिर ये टैक्स अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डेफिनेशन को देखा, हमने इसकी बैकग्राउंड को देखा, कुछ इसकी अहम चीजों को देखा। अब यहाँ पे कुछ मजीद जो इसकी जो कह लें डिबेटेबल थिंग्स हैं, उनमें से एक डिबेटेबल थिंग तो ये है कि
ये सेक्शन 7E जब से आई है, एक मुतनाज़ किस्म की सेक्शन इसको समझा गया है। और रियल एस्टेट ख़ास तौर पे एक ऐसा शोबा है जिसमें हर बंदा ही हिट होता है, और उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज, लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट, इन द फॉर्म ऑफ हाउस, प्लाजा, बिल्डिंग वगैरह होती हैं। तो वो लामहला ये इसका स्कोप बहुत वसी है, और इसमें हर ही तरह का आदमी जो है वो इस सेक्शन के अंदर हिट हो जाता है, हर तरह का टैक्स पेयर इसके अंदर हिट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि इसमें जो है वो फिर रिट पिटिशंस वगैरह फाइल हैं इसको, कि इसको चैलेंज किया गया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया है। और उसमें फिर आपको अगर मैं प्रोग्रेस थोड़ी सी शेयर करूं तो वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो बहरहाल इसको डिसाइड किया, उन्होंने टैक्स पेयर की फेवर में नहीं दिया डिसीजन, और इसको इंट्रा वायर्स करार दिया, और लेजिस्लेटर को ये कहा कि लेजिस्लेटर ये कर सकता है, ये सेक्शन इंसर्ट कर सकता है, और ये वैलिड है और बोनाफाइड है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर स्टिल जो है एज ऑफ टुडे जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी भी ये केस जो है वो पेंडिंग है। और इसमें जो लोग इसमें हिट हुए हैं वो ले सकते हैं एक तरीके से रिलीफ, इंटरिम रिलीफ, कि वो उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो जो एक इंटरिम ऑर्डर है 18 अक्टूबर का, उसमें वो ले सकते हैं कि जी हमें एक्सटेंशन दे दी जाए। और अगर वो रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो ज़ाहिर बात है उनको एक इंटरिम रिलीफ मिल सकता है। ये तो दो पाकिस्तान की अदालतें, जो कि एक सिंध में सिंध हाई कोर्ट, और एक पाकिस्तान के एक सूबे की अदालत लाहौर हाई कोर्ट, उनकी दो मुख्तलिफ, आप समझ सकते हैं कि अगर टैक्स पेयर्स जुरिस्डिक्शन उसकी सिंध में है तो वो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता उसके ऊपर लाजिम है कि वो टैक्स पे करे। और दूसरी सेक्शन में कि जो पंजाब में बसने वाले लोग हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट जिनकी जुरिस्डिक्शन है, वो ज़ाहिर बात है इस इंटरिम लीव से फायदा उठा सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर जो मैं देखता हूँ फ्यूचर में कुछ यानी अगर देखा जाए इसकी चीज़ों को, तो वो ये है कि देखिए डीम्ड इनकम को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर तो इस सेक्शन के बारे में कि ये सेक्शन नेक्स्ट बजट के अंदर रहेगा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, एक परमानेंट फीचर है, ये एक डिबेटेबल थिंग है। अभी इसके बारे में कुछ हतमी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इस प्रोविजन को रिवर्स कर दिया जाता है तो फिर जाहिर बात है कि ये एक मौका होता है हर दफ़ा गवर्नमेंट के पास कुछ एरियाज के ऊपर टैक्स लगाने का, तो फिर जाहिर बात है वो ये एरिया तो अब फिर क्लोज हो गया। लेकिन अगर इसको रखना है तो फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक तो ये कि इसका टैक्स का रेट बहुत हाई है, 20% रेट है। अगर ये रेट कम होता तो एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती थी, ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, वो ये थी कि लोग इसमें अपने कुछ टैक्स पे करके तो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कोई क्रेडिट भी ले सकते थे। हालांकि इस सेक्शन 7E के अंदर अभी क्रेडिट लेने के मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। तो मतलब ये है कि ये नेक्स्ट जब वो इनके इसके ऊपर बात होगी, डिबेट होगी, और इस सेक्शन के ऊपर मुझे तो लगता है कि काफी डिबेट होगी, तो फिर जाके ये चीजें भी डिसाइड होंगी कि इसके मुतालिक जो बंदा जो इसका टैक्स पे कर देता है, तो वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, अपनी वेल्थ रिकंसिलिएशन के अंदर डीम्ड इनकम को कैसे पार्क करेगा। तो इसके मुतालिक अभी बहरहाल ये सेक्शन तो खामोश है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम सेक्शन 8 को देखें, तो वो ये है कि सेक्शन 8 हमें ये जितनी भी ये जो प्रोविजंस हैं 7B, 7A, 7E, इसके ट्रीटमेंट के मुतालिक ये सेक्शन है। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 8 पहले तो ये कि 7E के हवाले से, और दूसरी सेक्शन जिनके आप देख सकते हैं साथ आ रहा है, वो ये है कि ये इसके बारे में कहता है कि फाइनल टैक्स है, इसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट नहीं मिल सकता। ठीक है। तो बात यह है कि इसके अगेंस्ट आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आप अपनी रिफंड की एडजस्टमेंट, आप अपनी कोई क्रेडिट की एडजस्टमेंट, कोई लॉस की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये किसी हेड ऑफ इनकम में भी नहीं फॉल करता। अब आपको पता है 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल टैक्स कोर्स में भी बता रहे हैं, उसके ऊपर बड़ी माशाल्लाह सीरीज ऑफ लेक्चर्स मौजूद हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आता। तो अगर इसने एक परमानेंट फीचर इख्तियार करना है इस सेक्शन ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो फिर इसकी जगह यहाँ नहीं फिर बनती, रेंटल इनकम में या किसी और जगह पे इसकी जो है वो सूटेबल जो हेड है वहां पे जाके इसकी बनती है प्लेस। अच्छा, डीम्ड इनकम के तस्वर के ऊपर अगर हम बात करें तो रेंटल इनकम सेक्शन 14 में
डीम्ड इनकम का हमें जो है तसव्वुर जो है सेक्शन 15 के अंदर डीम्ड इनकम का हमें तसव्वुर मिलता है, जहाँ पे ये कहा गया है कि रेंट कौन सा चार्जेबल टू टैक्स होगा, आरसीटी। तो आरसीटी की डिस्कशन करते वक्त जो है वो ऑर्डिनेंस क्या कहता है, अब आपके सामने वो सेक्शन 15 है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या है लिखा गया है कि रेंट से मुराद क्या है, रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड, ठीक है ना, एज कंसिडरेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वेयर एनी अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट, तो उसमें ये भी बात की गई। और ये देखें सेक्शन सेक्शन 4 को देखें जरा, जहाँ के कहा गया कि वेयर रेंट रिसीव रिसीवेबल बाय अ पर्सन इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग डिराइव्ड फेयर मार्केट। तो यहाँ पे भी ये यही बात कही गई है कि ये एक डीम्ड रेंटल इनकम बन जाती है सब सेक्शन 4 के तहत। रेंट को ऊपर डिफाइन किया उन्होंने, जब मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया, फिर आके नीचे उन्होंने बताया कि आरसीटी में अगर एक्चुअल रेंट फेयर मार्केट रेंट से कम होगा तो हम फेयर मार्केट रेंट लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि डीम्ड इनकम असल में ये एक फॉर्म है, रेंट ही की एक फॉर्म है। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो इसको एक अलग सेक्शन के तहत लिया जा रहा है, और इसके ऊपर जो टैक्स की बाकी प्रोविजंस है वो उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको मुख्तलिफ डिडक्शंस जो है वो अलाउ है। फिर फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर बड़ी डिबेट है कि कौन सी लेनी है, ये एफबीआर की लेनी है, ओपन मार्केट प्राइस। हालांकि सेक्शन 68 के तहत जो है वो प्रॉपर्टी की जो, तो वो यही बताई गई है कि एफबीआर, लेकिन एफबीआर की वैल्यू हर एरिया की अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं सेक्शन 7E के हवाले से जो कि उठ रहे हैं, और ये मुसलसल अभी उठेंगे जब तक ये केस मुकम्मल तौर पर डिसाइड नहीं हो जाता। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये डिसाइड हो जाता है, सिंध हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि ये इंट्रा वाइड्स है, अगर लाहौर हाई कोर्ट भी लेट्स सी कि वो ये कह देती है कि ये इंट्रा वाइड्स है, तो फिर इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट बजट के ऊपर कुछ काम होगा, और इस सेक्शन की इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी कुछ काम जो है वो मुतवक्को है। अपना और अपने अजीजों का दोस्तों का ख्याल रखिएगा, और इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।